सब खाना खाने के बाद मूवी देखने का प्लान करते हैं। सब बॉयज पहले ही कमरे में सब सेट करके बैठे थे और गर्ल्स किचन को सेट कर रही थी। उन्होंने अम्मा, रिंकी और रामू को सोने भेज दिया था और खुद किचन का काम कर रहे थे। लेकिन रूही को बस स्लैब में बैठने का काम दिया गया था बिकॉज उसकी तबीयत खराब थी, तो कोई कुछ करने को नहीं उसे दिया जा रहा था। ईशा का मूड थोड़ा ऑफ लग रहा था और हमारी ईवा तो पहले से ही वंश से गुस्सा थी। रिया, जिया और रूही तीनों एक दूसरे को इशारे से पूछ रहे थे कि ईवा का पता है कि वो सिस्टर नताशा की वजह से वंश से गुस्सा थी, पर ईशा उसका मूड क्यों ऑफ है किसी को पता नहीं चल रहा था। इधर बॉयज लोग बैठे हुए थे और हमारे वंश का मूड अच्छा खासा खराब था। तभी अभी और रौनक टेरेस पे चले गए, ये बोल के कि गर्ल गैंग आती है तो उन्हें कॉल करके बुला लें। और रियांश बाहर जाकर किसी को कॉल कर रहा था। अब रूम में बस नील और वंश बाकी थे। नील जानबूझकर, ब्रो क्या हो गया, तू परेशान लग रहा है? वंश कहता है, नहीं पता वो पांडा कब तक गुस्सा रहेगी, और मैं जानबूझ के तो वो सिस्टर नताशा से नहीं टकराया था ना, वो मेरे ऊपर गिरी थी ना कि मैं उस पर गिरा था। एक टक घुरे जा रही थी वो, मैं नहीं। और पांडा को सिस्टर नताशा पे चिल्लाना चाहिए था कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। नील, एक मिनट, यू वॉन्ट टू से दैट ईवा तुम पर हक जताए? वंश तपाक से, ऑफ कोर्स उसका हक है मुझ पर, वो जताए ना। फिर वंश को समझ आता है, शिट ये क्या बोल दिया मैंने। फिर वो एक नजर नील को देखता है तो नील उसकी आईब्रो ऊंचा करके उसी को घूर रहा था। वंश कहता है, आई मीन सर वो। नील बीच में ही, अब कोई सफाई मत दे, जब प्यार करते हो तो जाके बोल दो, तुम चाहते हो कि वो तुम पर हक जताए तो उसे वो हक तो दो, कम से कम उसे अपनी फीलिंग तो बता दो। वंश कहता है, पर सर मुझे डर लगता है, कहीं उसे मुझसे प्यार नहीं है तो अच्छी खासी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। नील कहता है, ब्रो मैं तुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस यही बोलूंगा कि वक्त रहते कर दे कन्फेशन, थिंक अबाउट इट। वंश में सिर हिला देता है। ईवा कहती है, ये बॉयज लोग ना एक नंबर के धोखेबाज होते हैं, जब चाहे किसी पे गिर जाएं। ईशा बीच में ही, जब चाहे किसी को भी कॉफी के लिए हाँ बोल दें, जब चाहे किसी लड़की को ऐसे ट्रीट करेंगे कि जैसे उससे ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, और वही कोई दूसरी बंदी आ जाए तो उसे भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। सब ईशा की बात सुनकर समझ गए थे कि पक्का आज रेयांश सर के साथ कुछ लोचा हुआ। ईशा मूवी के लिए चली जाती है और इधर ईवा, रिया, जिया और रूही एक गहरी सांस लेते हैं। ईवा कहती है, मुझे तो लगा था मैं ही बस वंश से गुस्सा हूँ, पर मैम का गुस्सा देख के तो लग रहा है रेयांश सर आज तो गए। दूसरी तरफ नील किचन की ओर जा रहा था कि उसकी नजर रेयांश पे पड़ती है। वो बालकनी की रेलिंग से टिक कर खड़ा था। नील कहता है, ईशा के साथ कुछ हुआ है क्या? रेयांश कहता है, पता नहीं यार वो अजीब सा बिहेव कर रही है। नील कहता है, हॉस्पिटल और घर तक आने के बीच में कुछ हुआ क्या? रेयांश याद करके, नहीं कुछ तो नहीं, बस मुझे रास्ते में मेरी पुरानी बैचमेट मिली थी काजल, वो आजकल मुंबई शिफ्ट हो गई है, बस कुछ दिनों के लिए इस शहर में है, तो वो मुझे कॉफी के लिए पूछ रही थी और मैंने हाँ कह दी। नील कहता है, अबे यार तुझमें अकल बिल्कुल नहीं है, या तो तू यूज करता नहीं है, पागल लड़का। ईशा को जेलसी हुई होगी, पागल वो इस बात से तुझ पे गुस्सा है। रेयांश कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैंने ईशा से पूछा भी कि मैं चले जाऊं क्या कॉफी पीने के लिए, और उसने बोला कि कॉफी पे क्यों जा रहे हो, डिनर पे जाके मिलो। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक मैं ही हूँ जिसे किसी और के साथ देख लूं उसे तो दर्द होता है दिल में, और एक वो है। नील बीच में ही, यू आर टू स्टूपिड, मेरा बस चले तो मैं तुझे सबसे बड़ा बेवकूफ आशिक का अवार्ड दे दूं। रेयांश मुंह बना लेता है। नील कहता है, ईशा को जलन और गुस्सा दोनों आया, तभी उसने तुझे ऐसा बोला, और तेरा पता है मेरे को, वो तेरे लिए जहर भी उगलेगी मुंह से तो तेरे को शहद ही लगेगा। थोड़ी देर सोच के, वैसे तूने कब मिलने का कहा कॉफी में? रेयांश कहता है, परसों शाम का। नील कहता है, ठीक है, फिर मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना, फिर तेरे इश्क की नैया भी पार। रेयांश कहता है, बच्चों की तरह खुश होते हुए, पक्का ना? नील कहता है, अरे पक्का, अब अपना मूड ठीक कर ले और चल मूवी देखेंगे। फिर दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। अब सब मूवी देखने इकट्ठा हो जाते हैं। रूही ईवा से, कब तक नाराज रहेगी, नौटंकी करती रहती है, क्या इरादा है बागे? ईवा कहती है, जब तक वो खुद मुझे ये नहीं बता देता कि मैं उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। रूही कहती है। सब आ जाते हैं। अभी जिया, ईवा और रौनक सोफे में पसर जाते हैं। रिया, रूही, नील और ईशा फर्श पे लगे कालीन पर, और हमारे इश्क और प्यार में मारे आशिक वंश और रेयांश बेड पे पसर जाते हैं। तभी रूही बोलती है, मुझे कुछ बताना है आप सबको। सब एक्साइटेड हो जाते हैं, बस नील को छोड़कर, जिसे शायद पता था कि रूही अपने सबसे बड़े दर्द से पर्दा उठाना चाह रही थी। वो इशारे से रूही को मना करता है तो रूही बोलती है, जानती हूँ ये बताना मेरे लिए मुश्किल है, पर मैं इस दर्द से घुट घुट के जीना नहीं चाहती। नील, ठीक है बता लेना, पर फिलहाल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रूही बीच में ही, पर सर आप भी तो जानना चाहते हैं ना? नील कहता है, पहले जानना चाहता था, अब नहीं। रूही कहती है, सर प्लीज, आई हैव टू टेल दिस एंड आई हैव टू फेस इट, राइट? नील कहता है, ओके देन गो अहेड, बस अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। रूही ओके कहती है। सब
कभी रूही को देख रहे थे तो कभी नील को। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिया कहती है, ऐसा कौन सा राज है तेरा जो मुझे नहीं पता? एक मिनट, कहीं विश दी? रूही बीच में ही, हाँ वही जो मैंने तुझे आज तक नहीं बताया। रिया, उन्होंने तो सुसाइड किया था ना, और तू उनसे बहुत क्लोज थी, इसलिए तुझे अभी भी ईशा और रियांश एक साथ कहते हैं, पैनिक अटैक कहते हैं, राइट? रूही में सिर हिलाती है। आगे रूही बताना स्टार्ट करती है विश की कहानी। विश विशाखा रघुवंशी, मेरे मामा की बेटी। बोले को तो मामा मामी ने उसे गोद लिया था, लेकिन कभी लगा ही नहीं कि वो हमारी अपनी नहीं है। मुझसे 5 साल बड़ी थी दी। हम दोनों की बहुत अच्छी बनती थी, इसलिए मैं उन्हें विश ही बुलाया करती थी। सब अच्छा चल रहा था। विश दी नर्सिंग कर रही थी ग्वालियर से, मेहता इंस्टीट्यूट से। वो 3rd ईयर में थी। उस वक्त मैं 10th बोर्ड के एग्जाम दे रही थी। हम दोनों ने तय किया था कि मेरे बोर्ड एग्जाम के बाद वो मुझे ग्वालियर घुमाएगी, और फिर वो दिन भी आ गया जब मेरे बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो गए और मामा जी मुझे लेके दी के यहाँ ग्वालियर जाने वाले थे। हम उस दिन उनके हॉस्टल पहुंचे तो दी हॉस्टल नहीं आई थी, लेकिन टाइम शाम के 8 बज चुके थे। मैंने और मामा जी ने तय किया कि हम उनसे मिलने हॉस्पिटल ही चले जाते हैं, क्योंकि अक्सर प्रैक्टिस टाइम से उनका फोन स्विच ऑफ रहता था। पर वो दिन हमारे लिए अक्सर जैसा दिन साबित नहीं हुआ, वो तो एक काली रात साबित हुई। ये बोलकर रूही सिसक उठी थी। उसकी आवाज भारी होने लगी थी। रिया उसे गले लगाकर चुप कराती है और सिर सहलाने लगती है। सबके सब अब कालीन में ही आकर बैठ गए थे। कोई कुछ नहीं बोलता। नील कहता है, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू, जब दर्द सह नहीं हो सकता तो उसे कुरेदना क्यों? नील की आंखें भी नम थी, पर कोई कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद रूही बोलती है, मैं और मामा जी हॉस्पिटल वाले रास्ते में पैदल ही निकले। ज्यादा दूर नहीं था हॉस्पिटल, लेकिन रास्ते में ही विश। ये बोलकर वो सिसक उठती है। अब नील से बर्दाश्त नहीं होता, पर रूही आगे बोलती है, विश दी रास्ते में ही पड़ी थी, अर्ध बेहोशी की हालत में, खून से लथपथ। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके साथ कुछ गलत। मेरी तो विश दी की ये हालत देखकर चीख ही निकल गई थी। मैं और मामा दी के पास पहुंचे तो दी ने मामा का हाथ पकड़कर बोला, पापा मैं उनका सामना नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने, पापा यहाँ की लड़कियों को ड्रग्स दे देकर उनके साथ गलत किया जाता है। पापा मैंने बहुत कोशिश की, पर खुद को नहीं बचा पाई। आई एम सॉरी डैड, मैं आपको अपना घर खरीद के नहीं दे पाई। लेकिन पापा, आपको इन सब के पीछे जो है उनको सामने लाना है। अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करनी है। उनकी हालत खराब होती देख मामा और मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगे, पर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, बच्चा तुझे डॉक्टर बनना है ना, तू बनना और सबका ख्याल रखना, पर तू मुझसे प्रॉमिस कर। मैंने रोते रोते हाँ कर दिया। फिर विश दी मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। अब सबकी आंखें नम थी, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। नील ने रूही को गले लगा लिया था। थोड़ी देर बाद सबकी हालत ठीक होती हुई दिखी तो रियांश ने पूछा, गुनहगार उनको सजा मिली? रूही कहती है, नहीं, जब हम दी को हॉस्पिटल लेके गए तो दी की पहली रिपोर्ट में गैंग रेप और ड्रग की पुष्टि हुई, पर जब हम रिपोर्ट लेकर गए पुलिस स्टेशन केस का निकले तो रिपोर्ट बदल दी गई थी। उसमें कहा गया था कि विश ने ड्रग्स का हाई डोज इंटेक किया था, जिससे उनकी डेथ हुई और उसे सुसाइड का रूप दे दिया गया। मामा जी ये सदमा झेल नहीं पाए। मामा ने बहुत कोशिश की वो विश को इंसाफ दिला पाए, पर कोई अमीर के रहते किसी गरीब को इंसाफ मिला है क्या भला? मैं समझती हूँ कि हर अमीर इंसान बुरा नहीं होता, पर हर कोई अच्छा भी नहीं होता। फिर एक दिन मामा जी ने भी हालतों से हार कर सुसाइड कर लिया। तब से मैंने तय किया कि मैं कैसे भी विश दी को इंसाफ दिला के रहूंगी, बट उन्हें खोने का दर्द से उभर नहीं पा रही हूँ, इसलिए बीच बीच में पैनिक अटैक आते हैं। मैंने वहाँ के कॉलेज में भी अप्लाई किया था, बट पापा ने जाने नहीं दिया, और मैंने वहाँ एक बार जाने की कोशिश की, पर सब के सब पैसों की बोली समझते हैं। इसलिए मैंने तय किया कि पहले मैं अपना करियर सिक्योर करूंगी, फिर मैं विश को इंसाफ दिलाऊंगी, तभी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊंगी। अब कमरे में खामोशी पसरी हुई थी, बस सबकी सिसकियां सुनाई दे रही थी कमरे में। अब किसी ने ना कुछ सवाल किया, ना किसी की हालत ऐसी थी कि रूही को हिम्मत दे पाए, पर सबने तय कर लिया था कि विश को इंसाफ तो अब दिला के रहेंगे। सब एक ग्रुप हक करते हैं, फिर खिलखिला उठते हैं। दोस्ती की यही तो खासियत होती है, जिनसे आप गम बांट सकते हैं। दोस्त गम तो तुरंत खत्म नहीं कर सकते, पर गम में मुस्कुराना जरूर सिखा देते हैं। किसी के आंखों में नींद नहीं थी, पर धीरे धीरे सब नींद की आगोश में जा चुके थे। आगे की स्टोरी सुनने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।